हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, है ना। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास देखा। 2 क्लास में हम लोगों ने देखा किस तरह से मुगलों का पतन हुआ और अंग्रेज किस तरह से भारत में आके अपने आप को किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, मुगलों की समाप्ति करते हैं, उनका अंत करते हैं और भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना किस तरह से करते हैं। तो आज की क्लास में भारत में यूरोपियों का आगमन देखेंगे, जिनमें से कौन कौन से यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो कौन कौन से यूरोपीय व्यापारी थे जो भारत में आए। एक पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। ये लोग भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, धन कमाने के उद्देश्य से आए थे, ना कि यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से। तो वहीं आज हम देखेंगे कि इन लोगों का यूरोप से, सपोज दैट ये यूरोप रहा और ये आपका दक्षिण अफ्रीका और ये भारत, यहाँ पे अफ्रीका है ये, तो यहाँ से हो के ये यूरोप है, यहाँ से होकर ये ऐसे टर्न होकर भारत आते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस उद्देश्य से? धन कमाने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। हम लोगों को पढ़ने का तरीका अलग होगा। क्या होगा कि हम लोग डेट बाय याद रखेंगे। जैसे क्या होगा कि सन बाय जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको देखेंगे, तो क्या होगा, हमारा क्लियर हो जाएगा, डेट भी क्लियर हो जाएगा और जल्द 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद भी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे कौन? पुर्तगाल। पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए थे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। कब? 1487 में। 1487 में बार्थोलोमेव डियाज जो होता था वो केप ऑफ गुड होप को खोजा था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमेव डियाज ने। उसके बाद ये 1494 ईस्वी में कोलंबस ने क्या खोजा? अमेरिका की खोज की। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। अब देखिए हुआ क्या, ये लोग भारत में धन कमाने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से निकलते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली निकलता है बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में, और ये आकर जानते हैं ऐसे अफ्रीका है और ये सोच यहाँ पर आता है, यूरोप से ऐसे यहाँ पे आता है, तो ये सोचता है यहाँ पर हम भारत में पहुँच गए। तो इसको लगता है कि हम भारत में पहुँच गए और इसका नाम देता है केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोमेव डियाज यहाँ तक पहुँचता है, भारत तक नहीं पहुँच पाता है। तो 1494 ईस्वी में कोलंबस जो कि स्पेन का था वो भी निकलता है भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक के सीधे अमेरिका पहुँच जाता है और वहाँ पर वो अमेरिका की खोज करता है ना। तो आगे देखते हैं 1498 ईस्वी में। ये जो डेट आप देखेंगे क्रमानुसार होगा, क्रमबद्ध होगा एक दूसरे से। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप को इसको पार करते हुए पहुंचता है भारत में, और भारत में कहाँ पहुंचता है? कालीकट नामक स्थान पे। कब पहुंचता है? 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट नामक स्थान पर अपना जहाज रोकता है, वहां पर अपना बेड़ा उतारता है। और वहां पर इसका एक जमोरिन नामक राजा था, जो कि इसके ऐसा कह सकते हैं उपाधि थी उसकी। तो जमोरिन था, उसका स्वागत वागत करता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से क्या करता है? काली मिर्च मतलब मसाला लेकर वो फिर वापस जाता है, और जब वो वापस जाता है तो अपने खर्चे का लगभग 60 गुना अधिक धन कमाता है। तो जब वो 60 गुना अधिक धन कमाता है तो यहाँ से उसको ये पता चल जाता है, और वहाँ पे जब पुर्तगाल में जाता है तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे गया तो धनी हो गया, लोग देखने लगे। तो जो व्यापार करने वाले लोग थे वो क्या किए कि भारत की ओर निकल पड़े, और वहाँ पे पुर्तगाल ने एक अहम रोल भी निभाया। सन 1500 ईस्वी की बात है कि एक और पुर्तगाली आया। भारत पहुँचने वाला दूसरा पुर्तगाली था पेड्रो अल्वारेज केब्राल। पेड्रो अल्वारेज केब्राल। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत आया। 1500 ईस्वी में पेड्रो केब्राल आया था, उसके बाद 2 साल बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर भारत आया, और 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने खोली। कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर खोली? कोचीन में। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने खोली। 1505 से 1509 तक कौन रहा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो 1505 में अल्मीडा को पहला पुर्तगाली वायसराय बनाकर कहाँ भेजा जाता है? भारत भेजा जाता है। और जब ये भारत भेजा जाता है तो ये भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर होता है। इसको आप याद रखें, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक गवर्नर रहता है। फिर 1505 में क्या होता है? जब ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है तो 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री खोली जाती है। कहाँ पर? कन्नौर में। कहाँ पर खोली जाती है? कन्नौर में। ठीक है।
उसके बाद इन्होंने क्या किया, संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक, जैसे मान लीजिए गुजरात, तुर्की और मिस्र, जिसको कहा जाता था संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा, इसको चौल के समीप इसने क्या किया, युद्ध किया और हार गया। क्या हुआ, हार गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1509 ईस्वी में फिर युद्ध हुआ और जीत गया। एक बार युद्ध हुआ नौसैनिक बेड़े से तो हार गया, और दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो वो जीत गया 1509 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1509 ईस्वी तक अल्मीडा रहता है, तो 1509 से 1515 ईस्वी तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। इसने क्या किया कि कोचीन को, जहाँ पर उसको क्या करता है, मुख्यालय बनाता है, जहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई थी उसी को क्या करता है, ये मुख्यालय बना लेता है। 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ से गोवा जीत लेता है। क्या जीत लेता है, गोवा। याद रखेंगे कौन जीत लेता है, अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ से जीतता है ना, बीजापुर का वहां पर शासन था, तो बीजापुर के आदिल शाह से वो गोवा जीत लेता है। 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य जो मंडी है मलक्का, उस पर नियंत्रण कर लेता है। उसके बाद हरमुज क्या है, जिसे हम लोग मुहाना कहते हैं, वहां पर हरमुज है, उस पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद 1515 ईस्वी में गोवा में पहली चर्च की स्थापना हुई सेंट जेवियर चर्च के नाम से। किस नाम से, सेंट जेवियर चर्च के नाम से गोवा में प्रथम चर्च बनाई गई पुर्तगालियों के द्वारा 1515 ईस्वी में। ठीक है, अब देखेंगे कि 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। अब कुछ इनके द्वारा किया गया काम है, जैसे स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना। ये लोग क्या सोच रहे थे कि वहाँ पे हम लोग पुर्तगालियों को लाकर बसाएंगे और वहाँ पे अपना क्या करेंगे, आबादी को बसाएंगे। दूसरा था अपने क्षेत्र में सती प्रथा का इन्होंने निषिद्ध कर दिया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1515 ईस्वी तक, इस समय तक क्या थे, पुर्तगीज जो थे, जो पुर्तगाली आए थे, वो भारत में सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। कौन सी शक्ति, प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। उसके बाद 1599, ये देखिए यहाँ पे 1599 नहीं होगा, ये है 1529। क्या है, 1529 से 1538 तक, तो इसको आप याद रखेंगे, ये 1529 है। ठीक है, तो 1529 से 1538 तक नीनो दी कुन्ना आता है, और ये क्या करता है, 1530 ईस्वी में मुख्यालय को ये कोचिंग नहीं है, कोचिन होगा, कुछ मिस प्रिंट हो गया तो उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। तो मुख्यालय को कोचिन से कहाँ स्थानांतरित कर देता है, गोवा में कर देता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसने मुख्यालय को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया था, तो नीनो दी कुन्ना ने सन 1530 ईस्वी में गोवा में स्थानांतरित किया था, और ये वहाँ की एक औपचारिक राजधानी बनी। ठीक है, 1534 ईस्वी में, देखिए 1530 तक हो गया है, 1534 ईस्वी में इसने क्या किया, कृष्णा बेसिन पर भी अधिकार किया। 1535 ईस्वी में दीव पर भी अधिकार किया। मतलब ये भारत में चारों तरफ से जहाँ जहाँ पर अपना बसेरा बसा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर अपने गोदाम बना रहे हैं, जहाँ जहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अधिकार करते चले जा रहे हैं। आगे अब पुर्तगालियों के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है कि भारत साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा गया। किसने भारत को एस्तादो द इंडिया कहा, तो पुर्तगालियों ने भारत को एस्तादो द इंडिया कहा। अपने आप को ये सागर का स्वामी कहते थे। कौन है जो अपने आप को सागर का स्वामी कहता था, तो पुर्तगाली जो थे वो अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। आगे कार्टेज अर्मेडा की व्यवस्था किसने की, कार्टेज अर्मेडा की व्यवस्था किसने की, पुर्तगालियों ने की। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें परीक्षा में आती हैं, जो परीक्षा में आ जाएंगी, उसी को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में हिस्ट्री से 5 नंबर आने वाले हैं, और 5 नंबर पूरे के पूरे स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता संग्राम से आएंगे। तो आपको 5 नंबर के लिए इतना मेहनत नहीं करना है। हाँ, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप यदि पढ़ लिए तो 1 नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आपको भूगोल भी मिल जाएगा,
आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगा, आपको अर्थव्यवस्था में भी मिल जाएगा। अभी मैं आगे चल के पॉलिटी भी पढ़ाऊँगा, जब पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जीएस और जीके भी मिल जा रहे हैं आपको, जो जीके टर्म दिया। आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है सिलेबस को, उसको देख लीजिए वीडियो में, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप निश्चिंत होकर एक अच्छे से कापी पेन लेके बैठा करिए। मैं हर एक क्लास में कहता हूँ कि आप कापी पेन लेके बैठेंगे, जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वो आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। और दूसरी चीज़, जो नोट्स है मैं आपको खुद ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 1542 ईस्वी में संत जेवियर भारत आए और 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। और ये जो स्थापना हुई उसमें पुर्तगाली गवर्नर कौन था? मार्टिन डिसूजा। ये प्रश्न पूछा गया है यूपी के कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि जब ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना होती है 1560 ईस्वी में, तो किसको, उस समय कौन गवर्नर था? तो उस समय मार्टिन डिसूजा गवर्नर था। उसके अलावा पुर्तगालियों की ही देन है, जैसे कि भारत में बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अन्न है, वो देन है किसकी? पुर्तगालियों की, जिनमें से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो मध्य अमेरिका से ये लोग कहाँ से? मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत में लाए, कौन? पुर्तगाली। और उसके अलावा अन्य जगहों से पपीता, अनानास, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा पुर्तगालियों की ही देन है। ये सारी की सारी चीज़ें पुर्तगालियों की देन है। उसके अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की छपाई की जो शुरुआत है वो पुर्तगालियों की ही देन है। तो ये सारी चीज़ें पुर्तगालियों की देन थी। आगे देखते हैं, इसके बाद भारत में आते हैं डच। इसके बाद भारत में डच आते हैं और 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड, ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड की स्थापना होती है। इसके अलावा 1605 ईस्वी में मुसलीपत्तनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। 1605 ईस्वी में ही पुर्तगालियों से अम्बोयोना ले लिया जाता है और धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज, तो ये जो आते थे तो पहले इंडोनेशिया चले जाते थे, क्योंकि यदि भारत में डायरेक्ट आते थे तो भारत में पुर्तगाली पहले से आ चुके थे, तो ये इंडोनेशिया गए और वहाँ पर अम्बोयोना पुर्तगालियों से छीन लिया जाता है, ले लिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या कर लिया, इंडोनेशिया पर ये उन्हें हरा देता है और अधिकार जमा लेता है, पुर्तगालियों को वहाँ से हरा देता है। अब इनकी बारी होती है भारत पर कब्जा करने की। तो 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा, ये चंद्रगिरी के राजा है, उनसे क्या करता है, समझौता करता है, पुलिकट में एक फैक्ट्री जमाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है। अब देखिए दो चीज़ें थी, 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करता है, कौन करता है? डच करता है। डच लोग 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करते हैं और वो जो पुलिकट में ये फैक्ट्री बनाते हैं उसकी स्थापना करते हैं, वहीं पर ये क्या करते हैं, मुख्यालय बनाते हैं, उसी को भारत में अपना मुख्यालय बना लेते हैं और आगे चलकर वहीं पर सिक्के भी डाले जाते हैं, उस सिक्कों को पैगोडा कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे 1619 ईस्वी में क्या किए, जकार्ता को जीत लेते हैं। 1619 ईस्वी में जकार्ता क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, जो कि 1619 ईस्वी में डचों ने जीत लिया। अब उसके आगे 1616 ईस्वी में क्या होता है, सूरत में भी फैक्ट्री बनाते हैं। 1627 ईस्वी में बंगाल में पहली डच फैक्ट्री बनती है, कहाँ पर? पीपली में बनती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब आपको लगेगा ये औरंगजेब कहाँ से आ गया, तो यदि आपने पिछला 2 क्लास अटेंड किया है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि डच आए तो बंगाल में कैसे, बंगाल और बिहार उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार कैसे दिया, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी के हिसाब से, वार्षिक कर के हिसाब से इन्होंने कहा भाई आप बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में क्या करें, व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागापट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। अभी हमने आपको बताया कि पुलिकट को उन्होंने मुख्यालय बनाया और उसके बाद मुख्यालय के स्थान, पुलिकट के स्थान पर किसको मुख्यालय बनाया, नागापट्टनम। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा के युद्ध में डच पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं। बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ और वे हार जाते हैं। डच के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1605
से 1628 तक ये भारत में रहे। 1605 में आते हैं और 1628 तक भारत में रहते हैं। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जो होता था उसमें उसको फैक्टर कहा जाता था। मतलब ये कि जो फैक्ट्रियों का प्रमुख होता था, मुख्य होता था, उसे हम क्या डच लोग क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। क्लियर है? डचों ने मसालों के स्थान पर, देखिए जो पुर्तगाली आए थे वो मसाला के व्यापार कर रहे थे, लेकिन डच क्या कर रहे थे? कपड़ों के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। डचों ने मसाला के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। कासिम बाजार जैसे मान लीजिए उस समय जो बंगाल था, बंगाल में जहाँ कोलकाता के ऊपर, मतलब कुल मिला के व्यापार वहीं पर होता था मुख्य, तो कासिम बाजार में रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया गया। भारतीय वस्त्र को निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डचों को। अब आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1599 ईस्वी में ही भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डन हॉल। ये अकबर के शासन, जब अकबर शासन कर रहा था तब 1599 ईस्वी में ही पहला अंग्रेज आया था। तो आपको ये याद रखना है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था, अकबर के शासन काल में आया था, और अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। इन दोनों प्रश्न में आपको डाउट नहीं होना। अकबर के शासन काल में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, वो उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, और अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। क्लियर है? सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। उन्होंने कहा 31 दिसंबर को कि आप जाइए पूर्वी देशों में, आप क्या करेंगे? व्यापार करिए। 1601 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी के जहाज से, जो अंग्रेज थे वो कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया के कहाँ? मसाला द्वीप पे पहुंचे। उसके बाद सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से कहाँ पहुंचता है? सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। 1611 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज समुद्र के रास्ते से भारत कैप्टन मिडिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। अभी तक पुर्तगाली थोड़े से क्या थे? एक अच्छे शक्ति वाले, मतलब जल शक्ति, अच्छे शक्ति स्रोत थे, लेकिन यहाँ पे 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। किसने? कैप्टन मिडिल्टन ने। उसके बाद सन 1611 में ही मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की, सन 1611 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में गया। सन 1629 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली गई। तो इस तरह से आप आगे देखेंगे कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने उन्हें एक सुनहरा फरमान दिया कि आप क्या करिए? 52 पैगोडा वार्षिक टैक्स दीजिए और आराम से व्यापार करिए। उसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां पर भी एक अपनी कोठी बनाई। ठीक है? और उस कोठी का नाम क्या था? वहां पर उसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है? 1639 की बात है। 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी खोली गई। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन के साथ किया गया, जिनका नाम या जिनका उपाधि क्या था? कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। उसके साथ इनका विवाह हुआ और पुर्तगालियों ने क्या किया? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई क्या कर दिया? मुंबई उनको दहेज में दिया गया, है ना? मुंबई का जो द्वीप था, मुंबई जो द्वीप था, उसको क्या किया गया? दहेज के रूप में दिया गया। आगे देखते हैं। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड के वार्षिक कर पर 1668 ईस्वी में कंपनी को सौंप दिया कि आप हमें 10 पाउंड का टैक्स दीजिए और आप क्या करिए? मुंबई को ले लीजिए टैक्स पर। आगे 1669 से 77 ईस्वी तक का जो गवर्नर था गेराल्ड ओंगियार, यही वास्तव में मुंबई का संस्थापक माना जाता है। यदि आपसे पूछता है एग्जाम में कि वास्तविक संस्थापक मुंबई का, तो गेराल्ड ओंगियार को आप टिक लगा के सही करेंगे। आगे है 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में जनरल सोसाइटी और 1698 ईस्वी में इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट को 1708 ईस्वी में मूल कंपनी में मिला दिया जाता है और इसका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम रखा जाता है। लेकिन आगे जब चार्टर एक्ट आने लगते हैं, संवैधानिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे,
कि जब चार्टर एक्ट आने लगते हैं तो वहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये बंगाल में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। आपको पता होगा पिछली क्लास में आपने देखा होगा किस तरह ये बंगाल के गवर्नर को या बंगाल में जो शासक है, बंगाल में जो नवाब है, उस कैसे प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध होता है और वहां से कैसे ये दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। उस तरह से हम देखेंगे बंगाल में जब पहुंचे थे तो इनकी प्रारंभिक गतिविधियां क्या थी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1651 ईस्वी में सबसे पहले व्यापारिक छूट प्राप्त करके इन्होंने क्या किया, इसके द्वारा 3000 वार्षिक कर, ये आपका टैक्स है, कर के बदले कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। दूसरी चीज 1656 ईस्वी में बिना किसी बाधा के व्यापार करने की अनुमति मिल गई। आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जाइए व्यापार करिए। 1656 ईस्वी में 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने आदेश दिया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग नहीं करेगा और ना ही व्यापार में रुकावट करेगा। क्लियर है? आगे 1690 ईस्वी में जॉब चारनाक ने सूतानाती में एक अंग्रेज कोठी स्थापित की और इस प्रकार ब्रिटिश की जो आने वाली राजधानी या भावी राजधानी जो बनी वो कोलकाता की नींव पड़ी। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर ये तीनों गांव की जमींदारी प्राप्त कर दी और यही जो जमींदारी मिलती है अंग्रेजों को अजीम उस्सान के द्वारा, इसी पर आगे चल के कलकत्ता का स्थापित किया जाता है कलकत्ता, और इसी में क्या कहते हैं उसको, फोर्ट विलियम की स्थापना भी की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम को पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया जाता है और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन बनता है? चार्ल्स आयर बनता है। आगे है 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी फोर्ट विलियम ही रही। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद 1717 ईस्वी में हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी से छुड़ाने में सफलता प्राप्त की, जिसे फर्रुखसियर प्रसन्न होकर एक शाही फरमान जारी किया। वही शाही फरमान जो अंग्रेजों के समय में मैग्ना कार्टा कहा गया, एक ऐसा मैग्ना कार्टा जिसे महान अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया? पहली बात यह कि 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। दूसरी चीज 10,000 वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। इसी को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा है? मैग्ना कार्टा कहा है, महान अधिकार पत्र कहा है। तो इतना जितना भी फैक्ट आपने जाना, इन सारे फैक्ट को आपको याद रखना है और क्रम वाइज हैं, इसलिए 2-4 बार पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे आते हैं डेनिस। ये जो डेनिस 1616 में भारत आते हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, तो इनसे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये भारत कब आए? 1616 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में। 1620 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? पहली फैक्ट्री स्थापित की और 1745 ईस्वी में सभी फैक्ट्रियों को क्या किया? अंग्रेजों को बेच दिया और वापस चले गए। बस यही इनकी कहानी है। आगे देखते हैं। आगे आते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेजों में भीषण युद्ध होता है, कर्नाटक का युद्ध होता है, लेकिन युद्ध को हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रांसिस कैरो द्वारा खोली गई। कहाँ पर? सूरत में। 1668 ईस्वी में 1669 ईस्वी में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना की गई। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन और वेलांग द लेस्पिन ने वालीकुंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त किया और एक फ्रांसिस बस्ती स्थापित की, जिसे आज के समय में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन इस बस्ती का क्या हुआ? हेड हुआ, प्रमुख हुआ। 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर जो स्थित माहे है वो, और 1739 ईस्वी में कराईकल पर भी अधिकार कर लिया। किसने? फ्रांसीसियों ने। आगे 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व की सभी फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। इस तरह से पांडिचेरी यहाँ पे है। तो आप ये याद रखेंगे
मान लीजिए पांडिचेरी यहाँ पर है, तो जो पूर्व की जितनी भी इसकी बस्तियाँ थी फ्रांसीसियों का, इसका मुख्यालय किसको बनाया गया? बनाया गया पांडिचेरी को। कब? 1701 ईस्वी में। क्लियर है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आपने अभी अनूप स्टडी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन दबा देंगे जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अनूप स्टडी जोन के चैनल पे आपको सारी चीज़ें, जितने भी यूपी SSSC पेट के द्वारा सिलेबस बताया गया है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है।